क्या पेटीएम ने हमारे साथ स्कैम किया है? क्यों पेटीएम फुलफिल नहीं कर पा रहा है आरबीआई की गाइडलाइंस? आखिर क्या है पूरा माजरा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। What happens to the money you have in your Paytm account? If you really take a look at the 1 month chart of Paytm since the RBI's crackdown on payments bank. Look, the Enforcement Directorate has begun an initial probe really against Paytm Payments Bank. Now remember the पेटीएम करो। दोस्तों, आज का मुद्दा है पेटीएम का। भारत में हो तो कहीं ना कहीं पर आपने नाम सुना ही होगा, शायद इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है? पेटीएम का फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल यानी पेटीएम। ये वही रास्ता था भारत में जिससे डिजिटल पेमेंट्स का पता चला। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे फोन से चुटकियों में पैसे भेजने का एक मंत्र। जब एक छोटा सा स्टार्टअप इतना बड़ा बन जाता है कि वो भारत का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न बन जाता है, एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का राजा जिसे हम बोलते हैं पेटीएम। लेकिन होल्ड ऑन, अभी तो कहानी शुरू हुई है और 2024 ने पेटीएम को कुछ ठोकरें लगाई है। हम देखेंगे कि कैसे पेटीएम इस साल के चैलेंजेस को फेस करता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मिला है डेथ सेंटेंस। ये फैसला भारत के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है। अब पेटीएम को बैंकिंग एक्टिविटीज में कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा। नो ट्रांजैक्शंस, नो वॉलेट टॉपअप्स, बस कुछ भी नहीं। ये खबर ने सबको हैरान कर दिया है। सब सोच रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या है पेटीएम की कहानी, कैसे इतनी बड़ी बनी और फिर क्यों अब इसका डाउनफॉल हो रहा है। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे पेटीएम का डाउनफॉल हो रहा है। इस व्यक्ति का नाम है विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के फाउंडर। कभी इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर थे, लेकिन इनकी शुरुआत बहुत सिंपल हुई थी। इनकी अर्ली एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में हुई और इनका कहना है कि 15 साल तक वो इंग्लिश नहीं बोल सकते थे। अब इंडिया में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन विजय शर्मा ने खुद को सिखाया। उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की और फिर शुरू हुई इनकी बिग बुल बनने की कहानी। ग्रेजुएशन के बाद विजय शेखर शर्मा ने एक ऐसा रास्ता चुना जो सबसे अलग था। 10 to 5 जॉब वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले कुछ बनाने का सोचा। सबसे पहले उन्होंने बनाया indiasite.net और ये कामयाब भी रहा। इसे उन्होंने यार $1 बिलियन में बेच दिया। और फिर विजय शेखर शर्मा ने .com वेव को शुरू किया और वो भी सफल रहा। साल 2000 में उन्होंने 8 लाख रुपीस का लोन लिया, जो लगभग $9,000 थे, और उन्होंने 197 कम्युनिकेशंस नाम की कंपनी शुरू की और आज तक यही पेटीएम कंपनी का पेरेंट नेम है। शुरुआत में 197 कम्युनिकेशंस ने डिजिटल गुड्स और सर्विसेज ऑफर की। काफ़ी अच्छे से चल रहा था, लेकिन फाउंडर के लिए ये काफ़ी नहीं था और इसीलिए 2010 में उन्होंने पेटीएम को लॉन्च किया। शुरुआत में इन्होंने $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। पेटीएम शुरू हुआ था एक प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में। फिर 2023 में एक्सपांड होकर डेबिट कार्ड और पोस्टपेड मोबाइल पेमेंट्स भी शामिल किए गए। 2014 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ जब पेटीएम ने वॉलेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ये बहुत जल्दी हिट हुआ और इंडियन रेलवेज और उबर ने भी इसे एज अ पेमेंट ऑप्शन के रूप में शामिल किया। और अब आप अपने बिजली का बिल, मेट्रो कार्ड की फीस, पानी का बिल एक ही वॉलेट से पे कर सकते थे। और इन सब के कारण पेटीएम का यूजर बेस बहुत बड़ा बन चुका था। 2014 में लगभग 11 मिलियन यूजर्स और 2015 में लगभग 100 मिलियन यूजर्स। कुछ ऐसे हुई थी शुरुआत हमारे पेटीएम की। और देखो, डिस्पाइट ऑफ ऑल डिजिटल हसल, कैश वॉज स्टिल द किंग इन इंडिया। बट फिर आया 2016 और इंडिया की डेस्टिनी बदल गई। डीमोनेटाइजेशन ने 51,000 रुपए के नोट्स को बैन किया गया और बस एक ही ऑप्शन हम सबके पास था, जो कि था डिजिटल पेमेंट्स। और पेटीएम ने इसका पूरा फायदा उठाया और फिर कुछ ऐसे हुआ कि डिजिटल पेमेंट्स ने तेजी से बढ़ना शुरू किया और इस बढ़ाव के कारण पेटीएम और भी बहुत बड़ा बन गया। बाय 2017 ये एक जायंट बन चुका था। पहला पेमेंट ऐप जिसके 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके थे। लाखों के मर्चेंट्स ने इसे साइन अप किया और वो भी पेटीएम के क्लाइंट्स बन गए। उन्हें क्यूआर कोड्स भी दिए गए जो उनके बैंक अकाउंट से लिंक होते थे। बस क्यूआर स्कैन करो और पेमेंट करो, कोई कैश की झंझट नहीं, सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स। ये एक गेम चेंजर मूव था हमारे भारत के लिए। और फिर लोगों ने लाइन लगा ली पेटीएम के साथ। ऑटो वाले, रिपेयर शॉप्स, हर एक छोटा बिजनेस सब आने लगे पेटीएम के साथ। 2021 तक पेटीएम के पास हर महीने 150 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे और उनकी कंपनी हर महीने 1.2 बिलियन के ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रही थी।
पेटीएम बहुत बड़ा होता जा रहा था और नए नए सर्विसेज ऐड कर रहा था। मूवीज हो या फिर फ्लाइट के टिकट्स हो या फिर गोल्ड बेचने के ऑप्शंस या फिर इंश्योरेंस, सब पेटीएम कर रहा था। और इनके इन्वेस्टर्स भी बहुत खुश थे, जैसे अलीबाबा, एंड ग्रुप एंड सॉफ्ट बैंक, जो कि एक टॉप इन्वेस्टर थे पेटीएम में। उन्होंने सोचा कि चलो कंपनी को पब्लिक करते हैं और नवंबर 2021 में पेटीएम ने इंडिया में अपना आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर करते हैं पब्लिक के लिए। और ये था इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ। पेटीएम ने इससे कुछ 18,300 करोड़ रुपए रेज किए थे, एक वैल्यूएशन के साथ जो लगभग 20 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। क्या ये था पेटीएम का गोल्डन एरा? वेल, अभी स्टोरी में ट्विस्ट आना बाकी है। हुआ कुछ ऐसे कि पेटीएम का आईपीओ सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। एक दिन पहले पेटीएम के शेयर की प्राइस 2,150 रुपए थी, लेकिन जब ट्रेडिंग शुरू हुई तब वो घटकर 1,950 रुपए पर आ गई। यानी कि शेयर की कीमत में 9% की गिरावट हुई और दिन भर में शेयर की कीमत और भी गिर गई, लगभग 1,800 रुपए तक। शाम को जब क्लोजिंग बेल बजा तो शेयर का प्राइस था सिर्फ 1,560 रुपए, मतलब 27% तक का नुकसान। और ये कुछ ऐसे था कि एक दिन में सब कुछ क्रैश हो गया, लगभग 40,000 करोड़ का लॉस। आईपीओ के बदले में जो पैसा इन्वेस्टर को मिलने वाला था वो कम हो गया, क्योंकि पेटीएम की कंपनी की वैल्यू में गिरावट हुई। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीन देखो। ये पेटीएम की सब्सिडरी है जो 2017 में शुरू हुई थी। इसको बैंक लाइसेंस भी मिला था, लेकिन कुछ महीने बाद ही मुश्किल शुरू हो गई। रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने उन पर कुछ गलतियों के इल्जाम लगाए, जैसे कि रूल्स फॉलो नहीं करना, कस्टमर की इंफॉर्मेशन के साथ गलत करना। और होता कुछ ऐसे है कि जून 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको पकड़ लिया। उन्हें नए अकाउंट्स ओपन नहीं करने दिए। पेटीएम ने तो कोशिश की कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उस साल के एंड तक उनका बैन हट गया। लेकिन 2021 तक और भी परेशानियां बढ़ गई। आरबीआई ने पेटीएम पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। उनका कहना यह था कि पेटीएम ने गलत जानकारियां सबमिट की थी। और वही नहीं, साल के एंड तक आरबीआई ने कुछ वायलेशंस निकाले, जैसे टेक्नोलॉजी में कमी, साइबर सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स, मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ इल्जाम्स। पेटीएम बैंक और ग्रुप के दूसरे एंटिटीज के बीच में कोई सेपरेशन नहीं थी। इस पर आरबीआई ने एक डायरेक्टिव जारी किया और पेटीएम को अब बोला कि आप नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। आरबीआई का कहना था कि पेटीएम सीरियस नहीं है अपने सुधार में और वो सही मेजर्स भी नहीं ले रहे हैं। इस पर अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने एक और जुर्माना लगाया, जो कि बहुत बड़ा था। इस बार का जुर्माना था 5.3 करोड़ का। इमेजिन करो कि 7 साल तक कई वार्निंग्स और 2 जुर्माने, लेकिन कंपनी फिर भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही थी, फिक्स नहीं कर पा रही थी। और वो होता है ना यार, कि जैसे हम किसी को बोल रहे हैं कि यार तू कर, मैं जो बोल रहा हूँ तू कर, अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरे को तोड़ डालूंगा। और 2024 तक पहुंचकर आरबीआई का सब्र टूट गया। वायलेशंस इतने गंभीर थे कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। कई अकाउंट्स में केवाईसी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया था, जो कि हर बैंक के लिए जरूरी होता है। कुछ केसेस में एक आइडेंटिटी प्रूफ यानी एक पैन कार्ड हजारों अकाउंट से कनेक्ट किया गया था। इसमें फ्रॉड, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ कंसर्न्स थे। और वही नहीं, कुछ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करोड़ तक बढ़ गई थी, जो कि रेगुलेटरी लिमिट को पार करते हुए दिखी। और अब आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम को बैंकिंग एक्टिविटीज से बैन कर दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो यार ऐसा ही होगा आपके साथ। पेटीएम के यूजर्स, खास करके उनके 40 मिलियन मर्चेंट्स अभी दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। आरबीआई के बैन ने पेटीएम को अनटचेबल बना दिया है। और यहाँ का सबक है कि चाहे कितने बड़े क्यों ना हो आप, रूल्स फॉलो करने ही होंगे, नो मैटर हाउ बिग यू आर।